नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत इल्तुतमिश को। इसके अंतर्गत हम इल्तुतमिश के साम्राज्य विस्तार और उसके शासन प्रबंध की नीतियों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने इससे पूर्व की क्लास के अंदर जाना था कि मोहम्मद गौरी ने अपने भारत विजय के उपरांत अपने विश्वस्त सेना नायकों में से अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। इसमें उसके साम्राज्य के भारतीय क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो गया था और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नवीन तुर्क शासन जिसे हम मामलुक वंश, दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यद्यपि अपने छोटे से शासनकाल के अंदर एक साम्राज्य विस्तार की नीति को अवश्य अपनाया, लेकिन साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया, साथ ही उसने एक शासन व्यवस्था को भी संगठित करने का एक प्रयास किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के उपरांत 1210 ईस्वी के अंदर आराम शाह को दिल्ली के सिंहासन के ऊपर बैठाया गया, लेकिन वह एक विलासप्रिय और दुर्बल शासक था जिसे दिल्ली के समीप एक युद्ध के अंदर इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर दिया था और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। यह मुख्य रूप से जो इल्तुतमिश था, जो तुर्किस्तान के एक इल्बरी कबीले का था, जिसे गुलामों के रूप में अनेक स्थानों पर बेचा गया और अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक के पास वो रहा। प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे सरजनदार के पद पर रखा, उसके पश्चात उसे अमीर शिकार के पद पर भी नियुक्त किया गया। बदायूं की विजय के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं के गवर्नर के पद पर ही मौजूद था। तो इल्तुतमिश ने जब 1211 ईस्वी के अंदर शासन प्रबंध पर अधिकार कर लिया, तो उसके समय अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ उसके समक्ष थी। जैसा कि ईश्वरी प्रसाद जी कहते हैं कि इल्तुतमिश के लिए दिल्ली का सिंहासन फूलों की सेज नहीं था, वह अनेक प्रकार की भयंकर कठिनाइयों से घिरा हुआ था और उसी कठिनाइयों से घिरा हुआ था और इन कठिनाइयों का उसने बहुत ही बखूबी ढंग से सामना करते हुए अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था की भी स्थापना की। उसे दिल्ली के अनेक तुर्क अमीर इल्तुतमिश का इस समय विरोध कर रहे थे और षड्यंत्र रचे थे। वे किसी भी रूप से उसे शासक मानने को तैयार नहीं थे। वे प्राचीन राजवंश के किसी व्यक्ति को ही सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। इसी समय जो गजनी का शासक था यल्दोश तथा उच्च व मुल्तान के जो शासक थे कुबाचा, वे भी एक महत्वाकांक्षी शासक थे जो ऐबक की मृत्यु के उपरांत उन्होंने भी अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था और वे भी भारत के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। इसी समय मंगोल आक्रमण का भी निरंतर खतरा बढ़ रहा था। मंगोल मुख्य रूप से जो मंगोलियाई प्रदेश है उसके अंदर चंगेज खां के नेतृत्व के अंदर वो संगठित होने लग गए थे और मंगोल आक्रमण का खतरा भी इसके समय के अंदर लगातार बढ़ रहा था। चंगेज खान ने तो भारतीय सीमा तक भी आ गया था और उसने इल्तुतमिश के लिए एक गंभीर संकट भी उत्पन्न कर दिया था। इसके अलावा अनेक जो क्षेत्रीय राजाएं थे उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा का प्रयास किया था, जैसे जालौर, रणथंभौर, बयाना, अजमेर, ग्वालियर आदि राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इल्तुतमिश चूंकि एक गुलाम का भी गुलाम था, अतः उसने सरदार उसे गद्दी पर बिठाए जाने का भी विरोध कर रहे थे। वे उसे अपना एक वैधानिक सुल्तान भी मानने को तैयार नहीं थे। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की जो कठिनाइयों से वो घिरा हुआ था और इन कठिनाइयों का उसने बहुत ही सही ढंग से, कह सकते हैं बेहतर ढंग से इसका सामना किया और एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था स्थापित की। अगर उसके साम्राज्य विस्तार की नीति की बात करें तो इल्तुतमिश ने इन कठिनाइयों का सामना बड़े धैर्य के साथ किया। सर्वप्रथम उसने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त होते ही उसने अमीरों के विद्रोह का जो सामना करना पड़ा, उन्होंने दिल्ली के बाहर एकत्रित होकर विद्रोह किया। इल्तुतमिश ने इनके ऊपर अचानक आक्रमण कर इनको छिन्न भिन्न कर दिया और अधिकांश विद्रोही इसके अंदर मारे गए तथा जो शेष बचे उन लोगों ने इल्तुतमिश की जो है अधीनता को स्वीकार कर लिया। इल्तुतमिश के शासक बनने के साथ ही यल्दोश ने भी भारत पर अपनी संप्रभुता का दावा पेश किया, लेकिन इल्तुतमिश ने इस समय कूटनीति से काम लिया और उसने यल्दोश की नामात्र की संप्रभुता को प्रारंभ में स्वीकार कर लिया और उसके द्वारा जो भी प्रेषित किए गए थे मुक्ति पत्र और उसको उसने स्वीकार कर लिया। और माना जाता है कि जब ख्वारिम के शासक ने यल्दोश को पराजित करके उससे गजनी छीन लिया तो यल्दोश ने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ कुबाचा भी इल्तुतमिश को चुनौती दे रहा था। कुबाचा ने उच्च और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। इल्तुतमिश ने बारी बारी से इस समस्या का
हल करना चाहा और उसने 1215 ईस्वी में यल्दोस के विरुद्ध एक अभियान किया और तराइन के तीसरे युद्ध के अंदर उसे परास्त किया। उसने कुबाचा के विरुद्ध भी इसके बाद अभियान किया और उसकी शक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास किया। 1224 ईस्वी में जब ख्वारिम के शासक जलालुद्दीन मकबरनी ने उसके राज्य को लूटा और लूटा तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ऐसी कंडीशन के अंदर 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसे परास्त किया और सिंध, मुल्तान और पंजाब के क्षेत्रों के ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया। 1221 ईस्वी के अंदर दिल्ली सल्तनत के ऊपर मंगोल आक्रमण का भी खतरा बढ़ गया था। इसमें जो मंगोलों ने है वो ख्वारिज्म को जीत लिया था और इसके बाद जो ख्वारिज्म का जो राजकुमार था जलालुद्दीन मकबर ने वह भारत की तरफ उसने प्रस्थान किया। चंगेज खान उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया। जब मकबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी परंतु इल्तुतमिश ने शरण देने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। इस प्रकार उसने अपने जो नवगठित तुर्की साम्राज्य की जो रक्षा करने के अंदर वह सफल रहा। इसके पश्चात बंगाल के अंदर जो क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने भी एक विद्रोह का जो स्वरूप वहां पर ले लिया था और बंगाल के शासक अली मर्दान का जो हिसामुद्दीन ईवाज के द्वारा वध कर दिया गया, उसने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उसे परास्त किया और पुनः विद्रोह करने पर इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को वहां भेजा। उसने ईवाज को परास्त किया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1229 ईस्वी में महमूद की भी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात भी इस विद्रोह को जो है पूर्ण रूप से पुनः दबाया गया जो इसको। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय शासकों ने भी जो है जो स्वतंत्र विचारधारा के रखते थे उनको भी ऊपर भी इल्तुतमिश के द्वारा जो है युद्ध किए गए। सर्वप्रथम 1226 ईस्वी में रणथंबोर को उसने अपने आधिपत्य में ले लिया। उसके पश्चात 1227-28 में जालोर, उसके बाद अजमेर, बयाना पर अधिकार कर लिया और 1231 ईस्वी में ग्वालियर के राजा मंगल देव को भी परास्त किया। अंत के अंदर 1236 ईस्वी में बयाना के दौरे पर उसकी जो है इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तो उसके मृत्यु के समय जो है लगभग उत्तर भारत के ऊपर उसके एक बहुत बड़े साम्राज्य का जो है उसने इल्तुतमिश न केवल उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि साम्राज्य के अंदर एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था को देने के अंदर भी सफल रहा। सर्वप्रथम उसने अपने साम्राज्य को अनेक एकताओं के अंदर बांटा। इल्तुतमिश ने अपने विश्वस्त अमीरों को जागीरें प्रदान की जो कि उनकी सैनिक सेवा के बदले दी जाती थी। उसने अपने राज्यों को एकताओं के अंदर जो है विभाजित किया और वहां पर एक मुक्ता नामक अधिकारी की जो है नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा उसने शासन की एक श्रेष्ठ व्यवस्था को स्थापित करने के लिए 40 गुलामों के दल का एक गठन किया जिसे तुर्कान चहलगामी के नाम दिया जाता है और उन्हें शासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। इन्होंने शासन संचालन के अंदर इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई। इसके अलावा इल्तुतमिश के द्वारा मुद्रा व्यवस्था को भी एक संगठित करने का प्रयास किया गया और उसने चांदी का एक शुद्ध अरबी प्रकार के जो है सिक्के चलाए जिसमें चांदी का जो सिक्का है वो टंका कहलाता था जो 172 गेंद का होता था। इसके अलावा एक तांबे का जो सिक्का चलाया वो जीतल के नाम से प्रसिद्ध था। विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारत के अंदर जो प्रचलित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को ही मुख्य रूप से दिया जाता है। इसके पश्चात 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुस्तगिर बिल इल्हा से नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि प्राप्त की और अपने पद को एक वैधानिक मान्यता प्रदान करवाई। यही कारण है कि इल्तुतमिश को एक वास्तविक संस्थापक या दास वंश का या गुलाम वंश का एक वास्तविक संस्थापक जो है इसे कहा जाता है। इसके पश्चात उन्होंने इसके अलावा उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के अंदर भी महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने 2 कॉलेजों की स्थापना की दिल्ली के अंदर जिसे नासिरिया कॉलेज या मदरसा नासिरिया के नाम से और म्यूजिया के नाम से जाना जाता है। तो एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था को देने के अंदर इल्तुतमिश सफल रहा। इसके अलावा कला और साहित्य का भी वह संरक्षक था। अगर उसके न्याय व्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो न्याय व्यवस्था भी एक श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था के उसके द्वारा जो है स्थापित की गई थी। जैसा कि इब्न बतूता कहते हैं कि उसने अपने दरबार के सामने एक सिंह की 2 आकृतियां निर्मित करवाई
और दोनों के मुख पे एक जंजीर लटका देती है। कोई भी व्यक्ति जो न्याय चाहता था वह उस जंजीर को खींच देता था और इसके परिणाम स्वरूप न्याय का घंटा बजने लगता था। और उसने न्याय के लिए भी सभी शहरों में काजियों की जो है नियुक्ति उसके द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश कला और साहित्य का भी एक संरक्षक के रूप में इन्हें माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र के अंदर ये इसके द्वारा जो है विद्वानों का जो है संरक्षण इन्हें प्रदान किया गया, जिसके अंदर रूहानी मिन्हाज उल सराज आदि इतिहासकारों को इसके द्वारा जो है संरक्षण दिया गया है। मिन्हाज उल सराज के द्वारा तबकात नाशी जैसा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है इनके शासनकाल के अंदर की जो घटनाएं इससे संबंधित जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा इसने स्थापत्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये भारत के अंदर प्रारंभिक चरण के जो नव तुर्की स्थापत्य कला के जो उदाहरण जो मिलते हैं वो इसके शासनकाल के माने जाते हैं मुख्य रूप से। तो एक नवीन शैली का जो विकास हुआ इस काल के अंदर, जो तुर्क शैली या कह सकते हैं कि इंडो सौसनिक शैली के नाम से जो जानी जाती है, वो इस काल के अंदर का विकास हुआ। इस इल्तुतमिश के द्वारा सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया गया, अपने पुत्र की याद के अंदर ये मकबरा उसके द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा हौज शमसी का, शमसी ईदगाह का, अतारकिन के दरवाजे का निर्माण उसके द्वारा करवाया गया, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण उसके द्वारा कराया गया, शेख नागौरी की दरगाह इनके द्वारा बनवाई गई। इसके साथ साथ ही कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को भी इन्होंने पूरा करवाया। कुतुब मीनार का कार्य मुख्य रूप से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय प्रारंभ किया गया था, जो एक चिश्ती संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी स्मृति के अंदर ये जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया गया था ऐबक के द्वारा, जिस जो इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा कराया गया। तो इल्तुतमिश एक श्रेष्ठ शासन प्रबंधक, एक साम्राज्य विस्तार की जो इसने नीति अपनाई, इसके अलावा कला और साहित्य के संरक्षक के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इसे है गुलाम वंश का या दास वंश का जो है एक वास्तविक संस्थापक के रूप में भी इसे जाना जाता है।